हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। कल के वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की चर्चा किया था। आज प्रेजेंट टेंस का जो लास्ट सेगमेंट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए हम बिना विलंब किए हुए देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इसके बारे में पहले हम चर्चा करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कंटीन्यूअस को प्रोग्रेसिव बोलते हैं, तो इसीलिए इसको भी बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। अब क्या पहचान होती है, सबसे पहले हम पहचान जान लें। तो अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो याद रखिएगा, जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द है, तथा ध्यान दीजिएगा क्योंकि जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं उसे कहते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब यहां पर क्या है कि इसकी भी सेम पहचान है, जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द है, तथा सेंटेंस में निश्चित अथवा अनिश्चित समय का भी बोध हो। किसका बोध हो यहां पर? निश्चित या अनिश्चित, निश्चित अथवा अनिश्चित समय का भी बोध हो, यानी पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम की चर्चा हो, क्या भी बोध हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस बोलते हैं। फिर से एक बार देखिएगा, जिस वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द है, तथा उस सेंटेंस में निश्चित अथवा अनिश्चित समय का भी बोध हो, तो वो सेंटेंस किस टेंस का होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी बातें यहाँ पर आपको पहले मैं समझा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वास्तव में ये जो निश्चित या अनिश्चित समय होता है वो क्या होता है। तो पहले इसको आप देख लीजिए। देखिए, अगर हम निश्चित समय की बात करें, निश्चित समय को क्या बोलते हैं? इसे अंग्रेजी में पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम, जब एग्जैक्ट समय की बात हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम। और जो अनिश्चित समय होता है, उस अनिश्चित समय को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है ना। तो ये आपका निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम हो गया और अनिश्चित समय क्या हो गया? पीरियड ऑफ टाइम हो गया। अब निश्चित समय में क्या क्या चीज होता है, पहले इसको जान लीजिए आप, क्योंकि बहुत जरूरी है। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तब तक अंग्रेजी में सिंस और फार का प्रयोग करना मुश्किल होगा आपके लिए। तो निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? पॉइंट ऑफ टाइम में ध्यान रखिएगा कि पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करें, पॉइंट ऑफ टाइम में क्या क्या चीजें होती हैं, पहले इसको देख लीजिए और फिर आप जो है पीरियड ऑफ टाइम में देखेगा। तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हुआ, यानी निश्चित समय हुआ। ये जो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है उसमें क्या क्या आता है? आप बोलेंगे नेम ऑफ डेज। नेम ऑफ डेज का मतलब जितने भी दिनों के नाम है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 7 जो दिन है नेम ऑफ डेज, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये सारे के सारे पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं, निश्चित समय माने जाते हैं। फिर नेम ऑफ मंथ्स, ये जो महीनों के नाम है, जो 12 महीने है ना, दिसंबर, जनवरी, फरवरी है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये पूरे 12 महीने किस में आते हैं? ये आपके पॉइंट ऑफ टाइम में आते हैं, नाम अगर है। फिर यहाँ पर क्या है? ओ क्लॉक। अगर कहीं बजे का बोध होता है, बजे, हमने 3 घंटे 4 घंटे की बात नहीं किया, हमने बजे की बात किया, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, ये जो बजे होता है ना, ओ क्लॉक होता है। इस बजे शब्द के बजे जो शब्द होता है वो भी क्या माना जाता है? पॉइंट ऑफ टाइम। तो नेम ऑफ डेज हो गया, नेम ऑफ मंथ्स हो गया, ओ क्लॉक यहाँ पर हो गया। फिर और क्या यहाँ पर दिया है? फिर आप पार्ट ऑफ डेज की बात यहाँ पर देखिए, पार्ट्स ऑफ डेज, ये डेज, पार्ट्स ऑफ डेज का मतलब क्या होता है? जो प्रहर होता है। जैसे अगर दिन है तो मॉर्निंग हुआ, डन हुआ है ना, नून हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद नाइट हो गया, मिड नाइट हो गया, लाइक दैट। तो ये जो मॉर्निंग, इवनिंग वगैरह होता है, नून वगैरह, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये भी आपके पॉइंट ऑफ टाइम में होते हैं। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसमें मॉर्निंग वगैरह होता है, केवल मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग से लेकर के बाकी जो भी चीजें होती है, मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक, मिड नाइट तक का, वो पूरा सेगमेंट किसमें आता है? पार्ट्स ऑफ डेज, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है। तो मैंने आपसे यहाँ पर क्या बोला कि नेम ऑफ डेज, अगर दिनों का नाम दिया है तो आप उसको लिखोगे। अगर नेम ऑफ मंथ्स लिखा है तो निश्चित समय माना जाएगा।
ओ क्लॉक बजे अगर दिया है 1 बजे 2 बजे 4 बजे 5 बजे, तो बजे सब क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय माना जाएगा। अगर पार्ट्स ऑफ डेज यानी कि मॉर्निंग से लेकर के मिडनाइट तक की बात अगर की जा रही है तो वो क्या माना जाएगा, वो निश्चित समय माना जाएगा। एक बात यहाँ पर और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि और क्या है जिसको हम यहाँ पर रख सकते हैं। आप बोलेंगे यहाँ पर क्या होता है, सन, जैसे जो भी होता है हम ईयर की बात नहीं करते, एक साल, एक बार, 2 बार, 3, है ना। हम यहाँ पर एडी और बीसी की बात यहाँ पर कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, एडी या बीसी की बात कर रहे हैं। तो अगर ईस्वी या सन, ईस्वी सन का बोध हो रहा हो कहीं पर कि वह 1980 से 2000 से या 2012 से 2014 से, लाइक दैट, इस तरह, या 200 ईसा पूर्व, लाइक दैट, अगर ईसा मतलब एडी या बीसी की बात अगर हो रही है कहीं पर, तो वो भी क्या कहा जाता है, वो भी पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है। ये निश्चित समय होता है। तो इतना क्लियर हुआ ना कि निश्चित समय क्या होता है। यही तो बात हमने कहा कि अगर जिस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द है, साथ ही साथ निश्चित अथवा अनिश्चित समय का बोध हो, तो अगर इस सेंटेंस की समाप्ति के साथ साथ अगर सेंटेंस में इनका भी बोध हो रहा है, नेम ऑफ डेज आए, अगर नेम ऑफ मंथ्स अगर आए, ओ क्लॉक का बोध हो, पार्ट्स ऑफ डेज मॉर्निंग इवनिंग लेकर ये आए, या एडी या बीसी का बोध हो, तो वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय की श्रेणी में आएगा। इज दैट क्लियर? चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम की, इसको हटाते हैं, सॉरी, अब पार्ट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। पॉइंट ऑफ तो हो चुका है। अब अगर यहां पर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करें, अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो ये होता है अनिश्चित समय, अनिश्चित, एक अवधि की बात करता है। अब इसमें क्या क्या आता है, जिस नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव आए, न्यूमरल, अब न्यूमरल जो होता है ना, ये जो न्यूमरल होता है, न्यूमरल का मतलब होता है संख्यावाचक, संख्या, यानी संख्या आएगी, लेकिन ये एक अवधि की बात करेगा। अवधि, अवधि समझते हैं ना, कि जैसे 2 से 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर ओ क्लॉक नहीं आएगा, यहाँ पर आवर की बात की जाएगी। जैसे वहां पर क्या है, वहां पर डेज की तो बात की जाएगी, इसमें डेज तो होगा लेकिन नेम ऑफ डेज नहीं होगा, यहाँ पर डेज होगा और डेज के पहले नंबर्स होगा। जैसे 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, है ना। मंथ अगर आएगा यहाँ पर तो नेम ऑफ मंथ नहीं आएगा, बल्कि मंथ्स के पहले यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरल होगा, संख्या होगा। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 20 महीना। यहाँ पर ओ क्लॉक नहीं होगा, यहाँ पर आवर होगा, और आवर के पहले क्या होगा, नंबर्स होगा। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, लाइक दैट, है ना। तो एक अवधि की बात करता है यहाँ पर। फिर यहाँ पर क्या है, अवधि। तो ये जो भी चीज यहाँ पर पूछा जा रहा है कि डेज, मंथ्स, आवर्स, ये जहां पर भी हो, ठीक है, ईयर्स पूछेगा यहाँ पर, ईयर पूछेगा यहाँ पर, लेकिन ईयर में सन या ईस्वी नहीं पूछेगा, यहाँ पर पूछेगा 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल, लाइक दैट। तो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर, जहां पर जिस सेंटेंस में समय की अवधि की बात हो रही है ना, जिस नाउन के पहले न्यूमरल एडजेक्टिव हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ये भी बात क्लियर हो गई। पॉइंट ऑफ टाइम मैंने अभी बताया और पीरियड ऑफ टाइम भी मैंने बताया। तो अगर ये क्लियर है तो अब हम रूल की चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको भी थोड़ा रूल में भी समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये कि रूल बताने से पहले याद रखिएगा कि मैंने बोला कि यहाँ पर निश्चित या अनिश्चित समय का भी बोध होता है। अब ये जो निश्चित और अनिश्चित समय होता है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फॉर का प्रयोग करते हैं और सिंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, या तो फॉर का प्रयोग करेंगे या तो सिंस का प्रयोग करेंगे। फॉर किसके लिए आता है, फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। अगर सेंटेंस में समय अवधि की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ नहीं, पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो उस पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करते हैं। किसका, फॉर, ठीक है ना। अब सिंस का प्रयोग कहां पर करते हैं, अगर सेंटेंस में पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय। तो अगर निश्चित समय आपके पास आपसे पूछा गया है या निश्चित समय का सेंटेंस में बोध हो रहा है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और अगर अनिश्चित समय का बोध हो रहा है या पीरियड ऑफ टाइम का बोध हो रहा है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ ना। चलिए अब अगर क्लियर हो गया तो अब यहां पर हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो अब देखिए ट्रांसलेट की बात अगर करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर अफर्मेटिव की बात करते हैं, ठीक। अफर्मेटिव में क्या होगा, यहाँ पर अफर्मेटिव में सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब में आप क्या लिखोगे, यहाँ पर याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब में भी यहाँ पर हैज या हैव होगा, इज एम आर नहीं होगा।
ये मत सोचिएगा कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे आ जाए तो वहां पर हम इज एमआर कर दे, नहीं, यहाँ पर हैज या है भी आएगा, हैज सिंगुलर हो जाएगा और हैव क्या होगा, प्लूरल, अर्थात सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक वर्ड है बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन शब्द का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन का प्रयोग होगा। बीन के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जो आपका मेन वर्ब है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, उसे हम बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी जोड़ते हो तो क्या हो जाता है, वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहलाता है। तो यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, और फिर यहाँ पर फुल स्टॉप होगा। तो ये तो आपका हो गया क्या, सॉरी अभी फुल स्टॉप नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर और भी चीज लिखना है। क्या, ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या करना है, सिंस या फॉर करना है, सिंस या फॉर, मतलब अगर निश्चित समय हुआ तो सिंस का प्रयोग होगा, SINC सिंस का प्रयोग होगा, और अगर अनिश्चित होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर टाइम, टाइम का मतलब जो भी हो, अगर पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम का बात किया जाएगा यहाँ पर, और अगर पीरियड ऑफ टाइम होगा तो पीरियड ऑफ टाइम लिखा जाएगा, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप। क्लियर। अब यहाँ पर है क्या, निगेटिव। निगेटिव में क्या होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट करोगे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी, यानी हैज हैव होगी। हैज हैव के बाद आप यहाँ पर नॉट लगाओगे, और नॉट के बाद फिर क्या करोगे, यहाँ पर बीन शब्द का प्रयोग करोगे, यानी सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट नहीं रहेगा, बल्कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में क्या हो जाएगा, यहाँ पर नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर वर्ब की वही चीज, यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखोगे। वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सिंस या फॉर हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम हो जाएगा। ठीक। अब अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो, जैसे मैं बताता हूं, अगर सेंटेंस क्या से शुरू है तो ऐसी कंडीशन में पहले क्या करोगे आप, पहले आप यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, यानी हैज या है पहले हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद आप यहाँ पर बीन लिखोगे, बीन के बाद यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी। ठीक है, ये वर्ब आपका है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंस या फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको सिंस या फॉर आएगा, और सिंस या फॉर के बाद फिर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर टाइम नोट कर दोगे, टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आप सेंटेंस के बीच में अगर आपके WH वर्ड आता है तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, वाक्य के बीच में आए हुए WH वर्ड से हो जाएगी। फिर आपका यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद फिर आपका हो जाएगा यहाँ पर बीन, बीन के बाद यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि आप ऊपर करते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म के बाद फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंस या फॉर, और सिंस या फॉर के बाद यहाँ पर क्या होगा, टाइम होगा। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव के साथ नेगेटिव भी है तो करना क्या है, यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है लिखा है ना, जो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया है ना, सब्जेक्ट और बीन के बीच में यहाँ पर क्या कर देना है, नॉट कर देना है। यहाँ पर भी सब्जेक्ट और बीन के बीच में क्या करना है, नॉट। तो ये कंडीशन तब होगी जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी होगा और निगेटिव दोनों होगा, तब इसको हम यहाँ पर करते हैं। तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ, इसी स्ट्रक्चर पर क्या करना है, आपको ट्रांसलेट करना है। आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पर दिया है कि मान लीजिए हमने यहाँ दिया कि वह दोपहर से अपने कमरे में सो रहा है, अपने कमरे में सो रहा है। ये सेंटेंस ये दिया। दूसरा सेंटेंस यहां पर दिया कि तुम 5 सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रहे हो, ठीक है। तीसरा सेंटेंस यहां पर दिया, क्या
क्या मोहन 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। एक चौथा सेंटेंस यहां पर लिखा, मोनिका पिछले 3 महीनों से गाना नहीं गा रही है। गाना क्यों नहीं गा रही है? चलिए, अब ये 4 सेंटेंस दिया आपको। अब यहां पर देखिएगा कि पहला वाले सेंटेंस में क्या है, वह दोपहर से अपने कमरे में सो रहा है। मतलब लास्ट सेंटेंस में क्या है, रहा है, और रहे होने के साथ साथ क्या है यहाँ पर, दोपहर से, समय का भी बोध हो रहा है। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब जब इसको आप ट्रांसलेट करोगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, ही, सिंगुलर है ना, तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज का प्रयोग करोगे। फिर यहाँ पर बीन हो जाएगा। बीन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होता है, सुना, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, SLEEP, और उसमें ING जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, स्लीपिंग। ही हैज बीन स्लीपिंग, कहां पर, अपने कमरे में, इन हिज रूम। अब उसके बाद आपको समय लिखना है। तो दोपहर क्या होता है, दोपहर पार्ट ऑफ डेज होता है ना, दोपहर जिसमें प्रहर का बोध होता है, वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है, निश्चित समय होता है। तो इसके पहले हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा। सिंस के बाद यहाँ पर टाइम लिखोगे दोपहर की, दोपहर हो जाएगा नून, NOON। तो यह सेंटेंस हो गया आपका, ही हैज बीन स्लीपिंग इन हिज रूम सिंस नून। अब यहाँ पर है, तुम 5 सप्ताह से विद्यालय नहीं जा रहे हो। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, और यू के बाद यहाँ पर क्या है, चूंकि सेकंड पर्सन का है, प्लूरल है, आपको हेल्पिंग वर्ब हैव करना पड़ेगा, यू हैव। अब यहाँ पर नेगेटिव वर्ड है, नॉट है, नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट के बाद फिर बीन जोड़ना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पर हो जाएगा यू हैव नॉट बीन। फिर यहाँ पर क्या है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म गोइंग कर दोगे। गोइंग के बाद कहां पर नहीं जा रहा है, विद्यालय, तो यहाँ पर टू स्कूल हो जाएगा। कब से नहीं जा रहा है, तो 5 सप्ताह, एक अवधि की बात कर रहा है, पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, अनिश्चित समय की बात कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर फार का प्रयोग हो जाएगा, और फार के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, और 5 के बाद यहाँ पर क्या है, वीक्स। तो WEEKS वीक्स हो जाएगा, ठीक है। यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 5 वीक्स। अब यहाँ पर देखिए तीसरा है, क्या मोहन 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या से शुरू है, मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो पहले आप मोहन करोगे, मोहन के पहले यहाँ पर क्या करोगे, हैज मोहन। अब यहाँ पर क्या है, खेल रहा है, तो खेलने के पहले आपको बीन लगाना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पर वर्ब की फोर्थ फॉर्म करना पड़ेगा, प्लेइंग हो जाएगा। क्या खेल रहा है, क्रिकेट। क्रिकेट आपका प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसके पहले आपको आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं करना है। तो हो जाएगा हैज मोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट। कब से खेल रहा है, 2 बजे से, निश्चित समय है, o'clock की बात की जा रही है, आपको सिंस लिखना है यहाँ पर, और सिंस के बाद क्या कर देना है, 2 o'clock, 2 o, यहाँ पर नीचे लिख दे रहे हैं 2 o'clock, यहाँ पर ओ में लगा कर कैसे, और फिर क्लॉक लिख दिया CLOCK, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हो जाएगा हैज मोहन बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। अब तीसरा है, मोनिका पिछले 3 महीनों से गाना क्यों नहीं गा रही थी। तो पहले आप वाई लिखोगे, यहाँ पर वाई के बाद क्या करोगे आप, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, चूंकि मोनिका सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर हैज हो जाएगा, वाई हैज। अब यहाँ पर मोनिका करना है, वाई हैज मोनिका, और फिर यहाँ पर हो जाएगा क्या, बीन, और नहीं है ना तो आप नॉट लगाओगे, नॉट के बाद बीन करोगे, बीन के बाद यहाँ पर क्या करोगे, गा रही है, तो सिंगिंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगा सिंगिंग। क्या गा रही है, सॉन्ग, यहाँ पर जो सॉन्ग है, तो वाई हैज मोनिका नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग। कब से नहीं गा रही है, तो यहाँ पर दिया है पिछले 3 महीनों से, ये भी पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो यहाँ पर फार करोगे यहाँ पर, और फार के बाद पिछले है तो लास्ट कर दोगे। और लास्ट क्या होता है, ये मतलब एडजेक्टिव होता है। कैसा एडजेक्टिव होता है, तो ये जो है
ऑर्डिनल होता है। ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव ऑर्डर को बताने वाला होता है, इसलिए आर्टिकल द का प्रयोग करोगे। चूंकि ऑर्डिनल जो न्यूमेरल एडजेक्टिव होते हैं जो ऑर्डर को बताते हैं, जो क्रम को बताते हैं, उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं हम। ये ग्रामर का रूल बोलता है। तो आप द का प्रयोग करोगे और फिर हो जाएगा फॉर द लास्ट। लास्ट ये ऑर्डिनल हो जाएगा और लास्ट के बाद यहाँ क्या करोगे 3 महीनों से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3THREE और उसके बाद यहाँ पर मंथ्स MONTHS और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया भाई है मोनिका नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर द लास्ट 3 months। तो क्वेश्चन मार्क आपने यहाँ पर कर ही दिया। तो इस प्रकार से ये आपका एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बताया और उम्मीद करता हूं कि ये बड़े आसानी से आपको क्लियर हुआ होगा। मित्रों अगर ये क्लियर हुआ है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर करें और अगर चैनल पर आप नए हैं तो बिल्कुल इसे सब्सक्राइब करने बिना देर किए हुए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को भी प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको तभी मिल पाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई वीडियो।